नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से करेंगे शिष्टाचार भेंट। निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना और आसपास के क्षेत्र का करेंगे हवाई निरीक्षण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों पर हुए सख्त। 6 महीने से लंबित शिकायतों का निस्तारण न करने पर होगी कार्रवाई। राज्य में एक ही दिन होगा तहसील और थाना दिवस। सीएम करेंगे निरीक्षण। NH 74 में करोड़ों का घोटाला मामला। उधम सिंह नगर में PCS अधिकारी समेत 2 लोगों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। किसानों को मुआवजा देने की फाइल सहित अन्य दस्तावेज खंगाले। पौड़ी डीएम स्वाति भदौरिया ने ली जिला योजना की समीक्षा बैठक। कई अहम निर्देश दिए। कई अधिकारियों की अनुपस्थित रहने पर जताई नाराजगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों का मामला एकल पीठ को भेजा। साल 2008 के मामले में राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई। सहायक अध्यापक के 31 पद हाईकोर्ट के निर्देश पर है रिजर्व। और अब खबरें विस्तार से। आज हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे सीएम धामी। दोपहर 12 बजे आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी पहुंचेंगे सीएम। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से करेंगे शिष्टाचार भेंट। वहां से उपराष्ट्रपति दिल्ली प्रस्थान करेंगे। दोपहर 1 बजे सीएम निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना और उसके आसपास क्षेत्र का हवाई निरीक्षण करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। SN पंत, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो हल्द्वानी के दौरे पर जा रहे हैं। साथ ही उपराष्ट्रपति से भी आज शिष्टाचार भेंट है। क्या कुछ आगे के कार्यक्रम उनके रहने वाले हैं? बिल्कुल श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के शेड्यूल की बात की जाए तो कुछ देर के बाद वो हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि 12 बजे आर्मी हेलीपैड हल्द्वानी पहुंचकर मुख्यमंत्री बकायदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे, शिष्टाचार भेंट करेंगे। 3 दिवसीय उपराष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा था। हालांकि उनकी इस दौरान तबियत भी नासाज हुई थी। उसके बाद वो खतरे से बाहर हो गए थे। हालांकि उनके साथ शिष्टाचार भेंट उनकी होगी और उसके बाद उपराष्ट्रपति का काफिला दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोपहर 1 बजे निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना और उसके आसपास क्षेत्र का हवाई निरीक्षण भी करेंगे और साथ ही साथ अधिकारियों के साथ इस संबंध में वार्ता और बैठक भी करेंगे। सीएम के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सभी तैयारियां मुकम्मल की हैं। मुख्यमंत्री का ये दौरा अपने आप में ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि निर्माणाधीन जमरानी बांध परियोजना से उत्तराखंड में जल विद्युत निगम के जरिए जो बिजली की पैदावार होगी उसको फोकस करने के मकसद से ये बांध बनाया जा रहा है। और ये बांध बनाने के जाने के साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस प्रोजेक्ट को देख रही है, जिसकी निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं। हालांकि उपराष्ट्रपति के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री जमरानी बांध परियोजना का हवाई सर्वेक्षण और निरीक्षण करेंगे और उसके बाद अधिकारियों को इस संबंध में उचित दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। जी SN पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अधिकारियों पर मुख्यमंत्री धामी हुए सख्त। 6 महीने से लंबित शिकायतों का निस्तारण न करने पर होगी कार्रवाई। पूरे राज्य में एक ही दिन होगा तहसील और धरना दिवस। मुख्यमंत्री करेंगे निरीक्षण। शिकायतकर्ता से मुख्यमंत्री धामी ने की फोन पर बात। शिकायतकर्ताओं से सीएम धामी ने लिया फीडबैक। परिवहन, कृषि, ऊर्जा समेत 5 विभागों की हुई सराहना। तो अधिकारियों पर सीएम धामी सख्त होते हुए नजर आए हैं। 6 महीने से लंबित शिकायतों का निस्तारण न होने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं पूरे राज्य में एक ही दिन तहसील और थाना दिवस होगा। मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे।
शिकायतकर्ताओं से सीएम धामी ने फोन पर बात भी की। शिकायतकर्ताओं ने सीएम धामी को अपनी शिकायतें बताई। सीएम ने फीडबैक लिया। परिवहन, कृषि, ऊर्जा समेत 5 विभाग ऐसे जिनकी उन्होंने सराहना की। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, 6 महीने से लंबित शिकायतों का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ। सीएम धामी अब सख्त होते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल श्वेता, बता दें कि जनता की सुविधाओं के लिए 1905 एक नंबर उन्होंने दिया है। इसके लिए सीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश, लेकिन बहुत से ऐसे अधिकारी हैं जो लापरवाही बरत 6 महीने हो गए कार्रवाई, तो इसको सीएम ने कहा कि जो भी अधिकारी या कर्मचारी होंगे इनका शिकायत आए ज्यादा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री समय समय पर जो लोगों से बात करते हैं तो फीडबैक लेते हैं कि उनका रिस्पॉन्स कैसा रहता है। ये तो बहुत बार ऐसा होता है कि मंत्री को अच्छा रिस्पॉन्स भी मिलता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है, और बहुत बार लोगों से शिकायत भी मिलती है, चाहे उनके सुनते नहीं है। ये सब मुख्यमंत्री बैठक में है और ये सख्त निर्देश दिया है कि अगर कोई अधिकारी हो या कर्मचारी हो शिकायत आती है और 6 के अंदर उसका निपटारा होता है, उससे अगर टाइम ज्यादा होता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी शैलेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वही हल्द्वानी पहुंची जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य ने सुभाष नगर क्षेत्र में नवनिर्मित आंगनबाड़ी का शुभारंभ करते हुए नौनिहालों के लिए सरकार द्वारा की गई बेहतर व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर व्यवस्था प्रदान कर सके, इसके लिए निरंतर नित्य नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसके अलावा जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्य से हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में अतिक्रमण के नाम पर लोगों को दिए जा रहे घर तोड़ने के नोटिस पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नोटिस का मामला सरकार ने संज्ञान में लिया है और लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और विधि संबद्ध जो निर्णय ठीक होगा उसे सरकार जल्द लेगी। आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में तो लोग भूमि दान और इत्यादि करते हुए जो है हम लोग भवन निर्माण का काम करते ही रहते हैं। शहरी क्षेत्र में भूमि का मिलना और निर्माण होना बहुत उसमें चुनौतियां रहती है। तो मुझे आज बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने ये शहरी क्षेत्र में, चाहे वह सुभाष नगर का हो, राजेंद्र नगर का हो, दोनों आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ पे टॉयलेट से लेकर, स्टोर रूम से लेकर, किचन से लेकर, एक छोटे ऑफिस से लेकर, हॉल से लेकर एक प्रॉपर एक स्टैंडर्ड जो है आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो बनाया गया। आज उसी का हमने लोकार्पण किया है। निश्चित रूप से उसमें बच्चों की संख्या भी अच्छी है और आने वाले समय में बच्चों की संख्या और वृद्धि होगी। तो आज ये लोकार्पित हुए आंगनबाड़ी केंद्र जनमानस को समर्पित किया गया है। मैं समझती हूँ कि एक ये अच्छा संदेश है इन भवनों को देखते हुए, सुविधाओं को देखते हुए। वहीं पौड़ी डीएम स्वाति भदौरिया ने जिला योजना की समीक्षा बैठक ली, जिसमें कई अहम निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग, रेशम विभाग, सेवा योजन विभाग और सहकारिता विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी अनुपस्थित रहे, जिस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इन विभागों के अधिकारियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है और जब तक ये विभाग अनुपस्थिति का ठोस कारण नहीं बताते तब तक इनका योजना मद का बजट जारी नहीं किया जाएगा। जिलाधिकारी भदौरिया ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जिला योजना के अंतर्गत मिलने वाले धन का उपयोग केवल जनहितकारी और परिणाम आधारित योजनाओं पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे अपने अपने विभागों से कम एक नई और सार्थक योजना प्रस्तावित करें ताकि जिले में विकास कार्यों की मजबूती मिल सके। डिटेल्ड बैठक भी करी, जिसमें कि 4 विभाग हमारे जो यहाँ उपस्थित नहीं थे उनके स्पष्टीकरण भी तलब किया और ये भी कहा है कि जब तक ये अपना इसका औचित्यपूर्ण स्पष्टीकरण नहीं देते तब तक इनके पैसे को रिलीज नहीं किया जाएगा। और साथ ही जो बाकी विभाग है उनकी भी डिटेल समीक्षा की गई, जिसमें उनको बताया गया है कि जो हमारे ज़िला पे जो टॉपअप अमाउंट की तरह से ये योजना है, जो हमारे ज़िला की अपनी एक लोकल ज़रूरत है उसके अनुसार से इन योजनाओं को बनाया जाए। इसमें नवाचारी जो हमारी पहल है उसको ज़रूर इंक्लूड किया जाए और ऐसी योजनाओं को रखा जाए जो कि इसी वर्ष कंप्लीट भी हो सके। 31 मार्च के पहले हमारा उसको ग्राउंड पे उसका धरातल पर वो उतरना भी सुनिश्चित हो सके।
बीएड डिग्री धारक अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक प्राथमिकता के पद पर नियुक्ति देने के मामले में दायर राज्य सरकार की स्पेशल अपील पर सुनवाई के बाद 3 जजों की वृहद पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए एकल पीठ को भेजा। यह मामला 2008 से सहायक अध्यापक के 31 पदों को हाईकोर्ट के निर्देश पर रिजर्व रखने का है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र, न्यायमूर्ति आलोक वर्मा, न्यायमूर्ति आशीष नेथानी की लार्जर बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार वर्ष 2006 में सरकार ने सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा की 1100 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसके लिए बीएड डिग्री धारक मनोज कुमार व अन्य ने आवेदन किया, लेकिन विभाग ने बीएड डिग्री को सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य नहीं माना और उन्हें नियुक्ति नहीं दी। इस पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि वर्तमान सरकार कोई भी चुनाव को समय पूर्वक नहीं करवाना चाहती है। उन्होंने कहा, पंचायती चुनाव को पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी टालना चाहती है। सभी सीटों की घोषणा कर दी थी तो 12 जिला पंचायतों के अध्यक्षों की सीट घोषित क्यों नहीं की? यह चुनाव प्रक्रिया कैसी? रावत ने कहा, कोर्ट का जो भी आदेश आएगा वह सभी को मानना होगा। उन्होंने कैची धाम को लेकर कहा कि वहां भक्तगण बढ़ रहे हैं, यह अच्छी बात है, परंतु वर्तमान सरकार को गाड़ियों के जाम से जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं उनको सुविधा मिले, रोड पर चौड़ाईकरण हो और स्थानीय लोगों को जाम का सामना न करना पड़े। यह हवाई बात करते हैं। हमने हवाई यात्रा करके नीचे की व्यवस्था को देखा था कि कैसी रोड बनी है, क्या स्थिति है। वर्तमान सरकार हवाई यात्रा जरूर करती है, परंतु नीचे जब रोड पर चलते हैं उनकी नजर आकाश की तरफ होती है। धरातल पर क्या हो रहा है उन्हें नहीं पता। जितने बिंदु आए हैं उन बिंदुओं के विषय में मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि सरकार ने जानबूझ करके ये गलतियाँ की और उनका इरादा पहले भी पंचायतों के चुनाव करवाने का नहीं था, उसको पीछे टालने का था और अब उन्होंने इस तरीके से सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है जिसके कारण को संज्ञान मिला और ये जो विलम्ब हो रहा है चुनाव में, इसके लिए और कोई दोषी नहीं है, इसके लिए राज्य सरकार। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। यात्रा को लेकर वीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी का कहना है कि बद्री केदार मंदिर समिति में लगभग 47 मंदिर हैं जहां पर दर्शनों का सिलसिला जारी है। वहीं अगर बद्रीनाथ को केदारनाथ धाम की बात करें तो अभी तक 22 लाख से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं, तो वहीं लगभग 44 करोड़ की अभी तक आय हो चुकी है। वहीं वीकेटीसी अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मानसून के चलते अब यात्रा में थोड़ी कमी आना शुरू हो गई है और सितंबर तक यात्रा धीरे धीरे चलेगी, उसके बाद फिर से यात्रा जोर पकड़ेगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं यात्रा की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो, उसके लिए यात्रा से जुड़े सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। उसी के चलते यात्रा अभी तक सुचारू, सफल व सुरक्षित रूप से चल रही है। देखिए, श्री बद्री केदार मंदिर समिति के जो हमारे धाम है और इसमें हमारे लगभग 47 मंदिर हैं, जिसमें 2 हमारे बड़े धाम हैं, श्री बद्रीनाथ जी और श्री केदारनाथ जी। 2 मई को जो है कि कपाट खुले थे हमारे श्री केदारनाथ जी के और 4 तारीख को खुले थे हमारे श्री बद्रीनाथ जी। अब तक लगभग जो है कि कल तक का जो आंकड़ा है हमारा लगभग 22,67,700 तीर्थ यात्रियों ने यहाँ पर दर्शन किए हैं और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण होता है लगभग 28,68,500 लोगों ने जो है कि इसका पंजीकरण कराया। सभी यात्रियों के लिए जिस प्रकार से यात्रा के सीजन में हमारे जिला प्रशासन, हमारा प्रशासन, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री, आपको मालूम है जब कपाट खुले थे तो चारों धामों में हमारे मुख्यमंत्री जी स्वयं उपस्थित थे, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री। सरकार ने जो सरकार संकल्पबद्ध है सभी तीर्थयात्रियों के लिए, देश भर से जो इन धामों में पूरे तीर्थयात्री आते हैं, लगातार तीर्थयात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। उनको किस प्रकार से सुलभ, सरल और सहज और सुरक्षित जो है कि हम यात्रा उनकी करें और उनको दर्शनों की व्यवस्थाएं कराएं। सभी यात्रियों ने जो है कि ठीक प्रकार से यात्रा पूरी अच्छी प्रकार से चल रही है और लगभग हमारी जो है कि 40 करोड़ की जो है कि आय इस समय जो है कि 48 दिनों की यात्रा जो रही है इसमें यात्रा में मंदिर की आय हुई और बहुत अच्छा, बहुत ही सुगम और बहुत अच्छे प्रकार से हमने जो है कि जिसके लिए हमारी बद्री केदार मंदिर समिति और सरकार संकल्पबद्ध और वचनबद्ध है कि हम
देहरादून से खबर है, जहां पर शासकीय आवास में राजस्व एवं सिंचाई विभाग की गतिमान योजनाओं को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में प्रमुख सचिव, सचिव सिंचाई, सचिव राजस्व, वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। स्वांग एवं जमरानी वन परियोजनाओं की प्रगति को लेकर के समीक्षा की। वहीं देहरादून शहर में नगर निगम की तरफ से स्ट्रीट लाइट लगवाने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते देहरादून के सशस्त्र धारा रोड क्षेत्र में देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने वहां पर लगी नई स्ट्रीट लाइट्स का उद्घाटन किया। इस बीच सौरभ थपलियाल ने कहा कि सशस्त्र धारा रोड की सड़क अच्छी बनने के बाद से वहां पर तेज रफ्तार में वाहनों का आवागमन देखने को मिलता है और रात के समय में अंधेरा होने से दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसकी वजह से वहां पर 110 स्ट्रीट लाइट पोल और 220 लाइट्स लगाई गई हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वो जगह जगह मुआयना करके स्ट्रीट लाइट्स की स्थिति का जायजा लें और किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमें सूचित करें। सशस्त्र रोड पर क्योंकि सड़क वहाँ पर काफ़ी अच्छी बन गई थी और उसके बाद लगातार गाड़ियाँ बढ़ी, वहाँ पे स्पीड से क्योंकि ढाल भी है, वहाँ पे ढाल वगैरह की वजह से भी वहाँ पे एक्सीडेंट का भी खतरा था। रात के समय पे थोड़ा अंधेरा वहाँ पे था और हमारी जो स्ट्रीट लाइट्स थी उनकी वहाँ पे बहुत आवश्यकता थी, तो हमने वहाँ पर 110 पोल्स और 220 स्ट्रीट लाइट्स वहाँ से लगाई हैं, जो पूरे लास्ट तक जाकर और पैसिफिक गोल्फ के आगे तक उसके वहाँ तक हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं। वहीं देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में मानसून के दौरान तमाम तरह की परेशानियां सामने आती हैं। लगातार बारिश के चलते लैंडस्लाइड होने से तमाम जगहों पर आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। मैदानी क्षेत्रों में कई स्थानों पर जलभराव होने से बाढ़ जैसी स्थिति का सामना भी करना पड़ता है। वहीं इन सब स्थितियों से निपटने के लिए उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ने पहले से ही अपनी तमाम तैयारियां कर ली। 30 जून को कई जगहों पर बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों से लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के बाद बंद हुई सड़कों को जल्द से जल्द कैसे खोला जाए, इसको लेकर सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। कई ऐसे स्थान हैं जो पहले से चिन्हित किए गए हैं, उन जगहों पर सभी प्रकार की मशीनों को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी विभागों के साथ समन्वय बनाकर अधिकारी और कर्मचारी काम करेंगे। सभी संबंधित लोगों को मशीनों के संचालन की ट्रेनिंग दी गई है। लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं के चलते सड़कों के अवरुद्ध होने पर आवागमन कर रहे लोगों और तीर्थयात्रियों को किन किन स्थानों पर रोका जाना है और उनके लिए किस तरह से पर्याप्त सभी व्यवस्थाएं करनी है, यह पहले से ही निश्चित कर लिया गया है। बिजली, पानी, अन्य जरूरी सुविधाओं को कैसे मुहैया करवाया जाए, इसको लेकर भी सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बाढ़ पे मॉक ड्रिल कर रहे हैं 30 जून को, उसके लिए तैयारियां पूरी हमारी कर ली गई हैं। जनपदों को अलर्ट किया गया है और 30 तारीख को हम मॉक ड्रिल करेंगे 5 जनपदों में उत्तराखंड के, और वहाँ तैयारियों को परखेंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। और इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम बाढ़ की विभिन्न प्रकार की स्थितियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय होने चाहिए, उसमें क्या गैप्स हैं, कैसे उसको पूरा किया जाए, इसके बारे में कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे।